Hello everyone, good morning. You are watching परिवर्तन ऑनलाइन जीएस क्लासेस। आपका इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जाने थे और आज हम प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ और बातें जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो कितनी बार संशोधन हुआ है, और उन संशोधनों के द्वारा प्रीएम्बल में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आज हम प्रस्तावना को सरल शब्दों में सरल तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिन विथ प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल इतना महत्वपूर्ण है कि प्रीएम्बल को संविधान की आत्मा कहते हैं, इसे संविधान का दर्शन कहा जाता है। एक प्रसिद्ध विद्वान के.एम. मुंशी ने इसे भारतीय राजनीति का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, जन्मपत्री कहा। भारतीय राजनीति की जन्मपत्री कहा। एक प्रसिद्ध न्यायाधीश हुए हैं गजेंद्र गढ़कर, उन्होंने हमारी प्रीएम्बल को की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को हम उद्देशिका भी कहते हैं। प्रीएम्बल ऑल्सो नोन एज उद्देशिका, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्तावों से निकली है, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से निकला है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू on 13 December 1946, and the Constituent Assembly adopted this resolution on 22nd January 1947, or later these objectives became the base of our preamble. So preamble also known as objective of the Constitution. तो इसलिए हम संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो प्रस्तावना का विचार था वो हमने यूएसए के संविधान से लिया। लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रीएम्बल का जो बेस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। प्रीएम्बल को हम सरल तरीके से समझने के लिए चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये चार पार्ट हैं: सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारी प्रीएम्बल है उसके चार पार्ट हैं। चार पार्ट में बांट करके हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारी संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है, हम भारत के लोग, और प्रस्तावना समाप्त होती है कि हम भारत के लोग डॉट 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 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भारत का संविधान भारत की जनता ने बनाया और भारत की जनता के
बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया और स्वीकार किया। इस तरह से भारत में संपूर्ण सत्ता का स्रोत भारत की जनता है और वही दिखाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? भारत की जनता, भारत के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, ये मतलब है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत में अंतिम शक्ति या अंतिम सत्ता जनता के हाथों में है। ठीक है, फिर आगे संविधान की प्रीएम्बल आगे बढ़ती है और वो बताती है कि भारत जो स्टेट है उसका नेचर कैसे होगा। ठीक है, तो आगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन बनाएंगे। संविधान निर्माता कह रहे हैं कि हम इस जो नए राज्य यानी नया हम अपना संविधान बनाने जा रहे हैं, इसमें जो हमारा भारत होगा वो कैसे होगा, उसका नेचर बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि भारत सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, पूरी तरह से यह स्वतंत्र होगा, किसी भी बाह्य शक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अपनी नीतियां बनाने में यह स्वतंत्र होगा। फिर कैसा होगा? सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा। ठीक है, जहां पर सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं पाने का राइट होगा। सेक्युलर होगा, भारत धर्मनिरपेक्ष होगा। संविधान निर्माता कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इन इंडिया स्टेट हैज नो रिलीजन। भारत में राज्य का अपना धर्म नहीं है। यह प्रश्न पूछा जाता है, भारत एक सेक्युलर राज्य है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मतलब है स्टेट हैज नो रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, पर इसका मतलब डिटैचमेंट नहीं है धर्म से। राज्य डिटैच नहीं है धर्म से, बल्कि राज्य सभी धर्मों का इक्वल रिस्पेक्ट करेगा, उनको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। ये मतलब है धर्मनिरपेक्षता से। ठीक है, तो सॉवरेन का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सबके लिए रोजी रोटी के साधन उपलब्ध हों। सेक्युलर का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का इक्वल प्रोटेक्शन देगा, इक्वल रिस्पेक्ट करेगा। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। क्या आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? जी हां, ये परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के एक राष्ट्रपति हुए, उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऐसी सरकार जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होगी, उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। और क्या आप जानते हैं कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? भारत रिपब्लिक है, इसका क्या मीनिंग है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में यस लिखिए, और नहीं जानते हैं तो आप सुनिए। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां देश का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की ओथ ली और वी बिकेम रिपब्लिक। सो 26 जनवरी 1950 वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे एवरी ईयर। सच बताना, क्या ये आपको पता था और या नहीं था? अगर था तो बहुत अच्छी बात है, आप देश के जागरूक नागरिक हैं। तो भारतीय संविधान निर्माता कह रहे हैं कि हम जो भारत बनाने जा रहे हैं वो कैसे होगा? ऐसा होगा, सॉवरेन होगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा, सोशलिस्ट होगा, वो सोशलिस्ट होगा। ठीक है, समाजवादी होगा, सेक्युलर होगा,
राज्य का यहाँ अपना कोई धर्म नहीं होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। यहां जनता की सरकारें होगी प्रत्येक स्तर पर, और रिपब्लिक होगा, यानी देश का प्रमुख इलेक्टेड होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा, राजा नहीं होगा। और हमारे देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, जो कि इलेक्टेड पर्सन होता है। चलो कमेंट्स में बताइए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने साल के लिए भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और आगे हम प्रस्तावना में बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने क्या लिखे हैं कि इस संविधान बनाने के क्या उद्देश्य है, हम इस संविधान के द्वारा भारत की जनता को क्या देना चाहते हैं। ये कहां लिखा गया है? प्रस्तावना में लिखा गया है, ठीक है। तो यही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना आगे संविधान का उद्देश्य बताता है। दोबारा सुनेंगे, प्रस्तावना शुरू हो रही है, हम भारत के लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, गणतंत्र यानी रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है ऐसा बनाने का, तो वो आपका अगले पार्ट में लिखा गया है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना में आगे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। क्या दिया गया है इन ऑब्जेक्टिव्स में? इन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला भाग दिया गया है वो है जस्टिस। जस्टिस दिया गया है यानी न्याय, ठीक है, न्याय दिया गया है। बता रहे हैं कि इस संविधान को बना करके हम भारत के लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं। कैसा जस्टिस देना चाहते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, बस ये तीन ही जस्टिस हैं। ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया, इसको आप कमेंट्स में बताएंगे। फिर वो कह रहे हैं हम भारत की जनता को क्या देना चाहते हैं, इस संविधान बना करके इक्वेलिटी देना चाहते हैं। पहले लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी देना चाहते हैं, लिबर्टी देना चाहते हैं, यानी हम जस्टिस देना चाहते हैं। फिर बता रहे हैं कि हम लिबर्टी देना चाहते हैं। किसकी लिबर्टी देना चाहते हैं? विचारों की, थॉट, विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, इसकी स्वतंत्रता देना चाहते हैं, ठीक है। फिर वो बता रहे हैं हम क्या देना चाहते हैं भारत की जनता को? इक्वेलिटी देना चाहते हैं, इक्वेलिटी देना चाहते हैं, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस देना चाहते हैं, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, ठीक है। हम न्याय देना चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हम स्वतंत्रता देना चाहते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम इक्वेलिटी देना चाहते हैं। कैसी इक्वेलिटी देना चाहते हैं? हम इक्वेलिटी देना चाहते हैं, कैसी इक्वेलिटी? थोड़ा इक्वेलिटी को ढंग से लिखते हैं। हम इक्वेलिटी देना चाहते हैं यानी समानता देना चाहते हैं। किसकी इक्वेलिटी देना चाहते हैं? हम अवसरों की समानता देना चाहते हैं, स्टेटस की इक्वेलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आगे वो लिख रहे हैं हम क्या देना चाह रहे हैं भारत की जनता को? फ्रेटर्निटी देना चाह रहे हैं। फ्रेटर्निटी मैं यहां पे लिख रहा हूं, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी देना चाहते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व, भाईचारा, हम ये देना चाहते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि भारत में भाईचारा बने रहे। फिर आगे लिखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं? नंबर 3, नंबर 4, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल देना चाहते हैं। डिग्निटी,
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा बना रहे, व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जिए भारत में। और फिर कह रहे हैं कि हम ये सब चीजें देने के साथ साथ चाहते हैं कि भारत में यूनिटी और इंटेग्रिटी बने रहे। ठीक है, यूनिटी यानी एकता और अखंडता बने रहे, भारत के लोग मनोवैज्ञानिक रूप से आपस में जुड़े रहे और भारत की बाउंड्री सुरक्षित रहे, यही यूनिटी और इंटेग्रिटी का मीनिंग होता है। तो पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा कि भारत वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग है, क्या मीनिंग है कि संपूर्ण पावर भारत की जनता के हाथों में है। फिर हमने पढ़ा कि भारत कैसा होगा, तो यहां ये लिखा गया है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत सॉवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। फिर आगे लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे भारत के संविधान के उद्देश्य हैं जस्टिस यानी न्याय, न्याय पाना हमारा उद्देश्य है, स्वतंत्रता हमारे संविधान का उद्देश्य है, समानता हमारे संविधान का उद्देश्य है, भाईचारा स्थापित करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, यह संविधान के उद्देश्य हैं। और संविधान की प्रस्तावना के अंत में कहा गया है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि यहां यह दिया गया है कि इस संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो हमें अंगीकार की तिथि मिलती है, संविधान के अंगीकार की तिथि यानी डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ, स्वीकार किया गया। यह हमें कहां से पता चल रहा है, प्रीएम्बल से पता चल रहा है। वहां क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग ... 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं एंड देमसेल्व्स। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था प्रस्तावना के अंदर जो शब्द हैं उनका मीनिंग। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 1 तो अब आएगा, और अगर यह संविधान का भाग है तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है, अगर हो सकता है तो इसमें कितनी बार संशोधन हुआ और उन संशोधनों के द्वारा क्या क्या शब्द जोड़े गए। चलो इस पे प्रकाश डालते हैं। जब ये विवाद उभरा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, तो इस संबंध में कई वाद आए, केसेस आए, और जिस पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए, उन्हीं निर्णयों को यहां पढ़ा जाता है। पहला है, सबसे पहले जो केस आया उसको हम कहते हैं बेरुबारी केस। ठीक है, ये केस 1960 में आया, और बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कैन नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है। बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। ठीक है, फिर आगे प्रीएम्बल से संबंधित नेक्स्ट जो केस आया वो था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस, या इसको आप कह सकते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। ठीक है, इस केशवानंद भारती केस में
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। और फिर आगे यहां कहा कि केवल मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस केस में कोर्ट ने संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। तो केशवानंद भारती केस 1973 में 1973 है ये 1973 में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान का मूलभूत ढांचा जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो बोला कि प्रीएम्बल में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उन जगहों पे संशोधन नहीं कर सकते हैं जहां पे संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित हो। तो यहां पहली बार केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट यह स्वीकार करता है कि प्रीएम्बल क्या है, संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर आगे थर्ड है, इसमें एक और पॉइंट आता है जो हमें एग्जाम के लिए याद रखना पड़ता है, वो है इंडियन यूनियन वर्सेस LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी केस 1995। In this case, Supreme Court ruled that preamble is integral part of our constitution। ठीक है, यहां कोर्ट कहता है कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का अभिन्न अंग है और इसी में आगे कोर्ट फैसला सुनाता है कि प्रीएम्बल के किसी भी भाग को न्यायालय में डायरेक्टली चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो प्रीएम्बल क्या है, फोर्सेबल नहीं है, इनफोर्सेबल है। ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ऐसा कोई भी केस जो डायरेक्ट न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है उसे नॉन जस्टिसेबल कहते हैं। तो प्रीएम्बल जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। ये कोर्ट ने कब डिसाइड किया, कब ये निर्णय दिया, ये इंडियन यूनियन वर्सेस LIC केस 1995 में कोर्ट का ये निर्णय आया। तो वर्तमान स्थिति क्या होगी, एट प्रेजेंट प्रीएम्बल कंसिडर्ड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। ठीक है, और बट प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल। ठीक है, फोर्सेबल यानी प्रीएम्बल को लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, नॉन जस्टिसेबल है ये। ठीक है, न्याय योग्य नहीं है। फिर अगर ठीक है इसमें संशोधन किया जा सकता है तो प्रीएम्बल में संशोधन हुआ। प्रीएम्बल में कितना बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन हुआ। ठीक है, प्रस्तावना में आज तक के इतिहास में केवल एक बार संशोधन हुआ और यह संशोधन कब हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसके द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द क्या जोड़े गए, ये आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे।